राम मंदिर में चढ़ावा विवाद से जुड़ी हुई कुछ नई अपडेट्स के बारे में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपे हुए 48 घंटे या यूं कहें 56 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई है। इस देरी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि शासन स्तर पर कार्रवाई को लेकर मंथन जारी है और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मिलने वाले निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट सौंपे जाने के 2 दिन बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई ना होना इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े कर रहा है। जिस मामले में घटना सामने आने के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, उसमें अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में भी किसी को भी अब तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसे में एफआईआर ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और दरबार सहायक गोपाल राव के नाम इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं। इन तीनों को लेकर सबसे अधिक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल क्या है? चंपत राय मंदिर ट्रस्ट महासचिव हैं, मंदिर की व्यवस्था संभालना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब तक तो ना वो सामने आकर कोई सफाई दे रहे हैं और ना ही उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, इनकी जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की निगरानी करना, लेकिन अब तक इन पर कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। वहीं राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम भी चर्चा में है। इनकी जिम्मेदारी मंदिर की व्यवस्था और प्रबंधन की थी। जब पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों पर थी, तो फिर जवाबदेही कब तय होगी और कौन तय करेगा? अब संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेता दबी जुबान में ही सही कम से कम इन तीनों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट से जुड़े लोगों के इस्तीफे के सवाल पर क्या कुछ कहा है, जरा वो पहले सुनिए। ये त्यागपत्र अगर किसी ने देना है तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देना नहीं है। ये इसलिए भी हो सकता है कि जांच अब प्रभावित रहे, पर मैं उन दोनों को कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। जैसा उनको ठीक लगेगा करेंगे। वह पक्की अंतरात्मा के व्यक्ति हैं। नैतिकता तो यही कहती है कि जांच को अप्रभावित रखने के लिए इतने बड़े पदों पर बैठे लोगों को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब तक इस्तीफे की बात तो दूर, सफाई के लिए भी कोई सामने नहीं आया है। अब कुछ और मांगे सामने आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद ने 4 अहम मांगे इस पूरे मामले में रखी है। पहली मांग क्या है? पहली मांग यह है कि चढ़ावा चोरी में एफआईआर को दर्ज किया जाना चाहिए। जरा क्लोज विंडो में आइए। और दूसरी मांग, तेजी से मामले की जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक की मांग की जा रही है। तीसरी मांग यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले का मुकदमा चलना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी फैसला आए और जो सनातनी है, जो राम भक्त हैं, उनको जो आघात पहुंचा है, कम से कम उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। चौथी मांग यह है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो और भविष्य में कोई इस तरह की गुस्ताखी कोई जरूरत भी ना कर सके। अब टीवी 9 से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या मांग की है, जरा पहले वो सुनिए। एसआईटी के रिपोर्ट के बाद में एफआईआर दर्ज की जाए। हमने ये भी कहा कि पुलिस के अधिकारी और बाकी एजेंसीज मिलकर के इस जांच को कम से कम समय में पूरा करें, चालान फाइल करें, ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया जाए, डे टू डे सुनवाई हो। और हमको अच्छा लगेगा कि लगभग 4 महीने के अंदर अंदर अगर यह सब हो करके उस चंदे का 1 पैसा भी वहाँ से निकालने वाला व्यक्ति ये सलाखों के पीछे दंड भुगतने के लिए भेजा जाए। अब देखिए, राम मंदिर चढ़ावे में धांधली के बीच एक दानकर्ता अनीता भारद्वाज ने दावा किया था कि उनका दिया हुआ चांदी का काकशुभंडी गायब है, लेकिन वो चांदी का काकशुभंडी सुरक्षित है और इसको लेकर कार सेवकपुरम में भरत कुटीर के मंदिर में मूर्ति रखी मिली है।
दानकर्ता अनीता भारद्वाज ने रसीद न मिलने की बात कही थी। अनीता भारद्वाज ने आरोप लगाए थे कि शायद चांदी के काक्षभुंडी को भी गायब कर दिया गया है। यह अविश्वास का भाव क्यों पैदा हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। जब पैसे चोरी हो गए, चांदी की ईंटें चोरी हो गए, तो फिर चांदी का यह काक्षभुंडी क्या मायने रखता है? इसीलिए आरोप लगे थे। हमारे संवाददाता पहुंचे, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। भरत कुटीर के अंदर जहां पर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होती थी, ये भी एक ऐतिहासिक जगह है राम मंदिर आंदोलन में। और यहाँ पर देखिए कि एक मंदिर ये है रखा हुआ, लकड़ी का बना हुआ ये मंदिर है। इसके अंदर रामलला की फोटो है, पूरा राम दरबार आपको दिखाई देगा। और काकभूषणी, जो चांदी की काकभूषणी जिसकी बात हो रही थी, वो यहाँ पर इस वक्त विद्यमान है, यानी इस जगह पे सुरक्षित हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती है उनकी रोज। और यहाँ पर आपको हम ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मंदिर आज से नहीं है। यहाँ पर जब से राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई, कारसेवकपुरम यहाँ पर स्थापित किया गया, तब से यहाँ पर ये रखा हुआ है और इस जगह पर ये सुरक्षित है। ये तो चढ़ावे में चोरी की बात थी। अब बात करने जा रहे हैं राम मंदिर में जो जमीन घोटाला, याद है ना आपको, 2021 से आरोप लग रहे थे, उस जमीन घोटाले की बात कर लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एसआईटी के सामने आज पेश हुए हैं। उन्होंने जमीन घोटाले से संबंधित तमाम वो दस्तावेज जिसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, वो आज एसआईटी के सामने उन्होंने सौंपा है। संजय सिंह का दावा है कि उनके पास भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने जांच टीम को अपनी तरफ से सौंप दिया है। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों से पूरे मामले में हुई गड़बड़ियों की परतें खुल सकती हैं। संजय सिंह ने एसआईटी से अतिरिक्त दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए और भी समय मांगा है। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप क्या लगाए हैं, जरा वो जानिए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ। चंपत राय ने ज्यादा कीमत पर जमीनें खरीदी। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। 3 करोड़ वाली जमीन, उसकी रजिस्ट्री 24 करोड़ में कराई गई और 55 करोड़ में 117 बिस्वा जमीन खरीदी गई, जबकि 4.4 लाख वाली जमीन को 47 लाख में लिया गया। इस तरह की 11 प्रॉपर्टीज के पेपर एसआईटी को संजय सिंह की तरफ से सौंपे गए हैं और आरोप यह भी है कि 17 गुना ज्यादा कीमत पर जमीनों की खरीद की गई है। जमीन कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा? ये तो सीधे ट्रस्ट के पैसे में चंदा चोरी है, डकैती है। और अंतिम जो दस्तावेज दिया गया है वो 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में 55 करोड़ 47 लाख रुपए में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई 9 करोड़ की जमीन। सिया और चेतन की कलंक कथा आपको याद है? 2 दिन पुरानी बात है। यह ऐसी कलंक कथा है जिसने प्यार और शादी दोनों से लोगों का भरोसा उठा दिया है। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं। केतन की मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पूछताछ के दौरान हत्या की साजिश से जुड़े हुए कई सारे राज उगले हैं। सिया और चेतन ने केतन अग्रवाल की हत्या अचानक नहीं बल्कि प्रॉपरली वेल प्लान्ड ये मर्डर किया गया है। फिलहाल दोनों अभियुक्त पुलिस के रिमांड पर हैं और परिवार की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अध्यक्ष ने केतन हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाने के निर्देश दिए हैं। अब देखिए, केतन हत्याकांड में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी कॉपी टीवी9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है। एफआईआर में सिया गोयल के गुनाह का जिक्र है। सिया ने केतन की हत्या की साजिश रची है। केतन ने धक्का देकर हत्या की है। केतन की हत्या धक्का देकर की गई थी। बाली वाली ट्रिप से पहले भी हत्या की कोशिश की गई थी। चेतन चौधरी पर आरोप लगे हैं कि उसने सिया के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया है। केतन की हत्या के बाद सबूत को छिपाया गया। सिया गोयल के साथ हत्या में यह पूरी तरह से शामिल रहा है। एफआईआर में बीएनएस की धारा 103(1) हत्या का आरोप, बीएनएस की धारा 61/2 जिसमें आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं। इन तमाम मामलों में, इन तमाम धाराओं के तहत इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
अब लोहागढ़ किले में जहां केतन अग्रवाल की हत्या की गई है, वहां घटना स्थल पर TV9 के संवाददाता रुख मंगत पोद्दार पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जायजा लिया। उनकी एक रिपोर्ट आपको ग्राउंड से दिखाते हैं। सिया ने अपने जन्मदिन का मौका देखकर अपने मंगेतर केतन की हत्या की साजिश इसी जगह पर रखी। यहाँ पे बॉयफ्रेंड चेतन के साथ इसी जगह पर सिया ने केतन को ढकेल दिया। आज पुणे के एसपी संदीप सिंह गिल मौके पर आए थे। उन्होंने यहाँ की तफ्तीश की, किस तरह से हुआ वाकया। आप देख सकते हैं कि इतनी घने जंगल में उसको ढकेल कर उसका काम तमाम किया गया। अब केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो 17 जून का बताया जा रहा है। हत्या से एक दिन पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पुणे के एक कैफे में मुलाकात की थी और यहां बैठकर दोनों ने हत्या की पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश इसी कैफे में बैठकर रची थी। सीसीटीवी फुटेज में सिया और चेतन को करीब 4:35 पर कैफे में एंट्री करते हुए देखा गया है। दोनों लगभग 1 घंटे तक वहां रहे और फिर शाम को करीब 5:30 पर बाहर निकल गए। अब TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मंगल पोद्दार ने लोहागढ़ किले के सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत की है। उसने क्या कुछ देखा और इस घटना के बारे में क्या बात की है, जरा वो सुनिए। तो उस टाइम पे जैसे यहाँ पे वो दोनों यहाँ पे कपल्स टिकट निकाल रहे थे, यहाँ पे मेरा गार्ड था, तो वहाँ पे बोल रहे थे उनका नेटवर्क इश्यू हो रहा था। गार्ड बोले सर स्कैनर का फोटो ले लीजिए, आगे नेटवर्क मिलेगा, रिटर्न में आप टिकट निकाल लीजिए। बताते समय हमको टिकट दिखाई जाते समय आपको कि टिकट आपका हो गया करके हम स्कैन कर लेंगे। तो उसके बाद उसके पीछे क्या वो चेतन नाम है क्या है उसका, वो उसके पीछे आया था हेडफोन लगा के, कान में हेडफोन था पूरा। तो उसको ये बोला था गार्ड हमारा कि सर टिकट ले लो, सुना नहीं क्योंकि कान में हेडफोन था, उसकी वजह से शायद उसको आवाज गया नहीं होगा। तो ऊपर हमको गार्ड हमारे यहाँ से आवाज दिया, धीरज उसको रुकवा करके हम उसको रुकवाए कि उसको बोले सर कि टिकट लेके जाओ, गार्ड आपको पीछे से आवाज दे रहा है। तो बोला सर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ऊपर, हम तुरंत जाके नीचे आएंगे, तब से मैं आपका टिकट निकाल देंगे और पे भी कर देंगे हम। तो जैसे रिटर्न आया वो टिकट निकलाने सीधा नीचे चले गए। अब केतन हत्याकांड की जांच के लिए और सबूत जुटाने के लिए लोहागढ़ किले पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और लोनावाला पुलिस भी एफएसएल की टीम के साथ मौजूद रही है, जो इस पूरे मामले में घटना के विवरण का आकलन कर रही है। कैसे यह घटना घटी है उसकी जानकारी जुटा रही है। अब केतन अग्रवाल हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन जान लीजिए और एफआईआर में क्या क्या कुछ कहा गया है वो इस बिग वॉल पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कब मुलाकात हुई, कैसे साजिश रची गई और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब देखिए, फरवरी में केतन अग्रवाल और सिया गोयल का रिश्ता तय हुआ। पुणे के एक बड़े होटल में केतन और सिया की सगाई हुई। दोनों परिवार बहुत ज्यादा खुश थे। 30 मई को सिया ने केतन से लोहागढ़ किले जाने को कहा। केतन के परिवार ने घूमने जाने की अनुमति दे दी और उसके बाद 31 मई को केतन और सिया लोहागढ़ किला घूमकर सकुशल घर वापस लौट गए। 4 जून को सिया ने एक बार फिर से लोहागढ़ किला जाने की जिद की। केतन के परिवार ने इस बार लोहागढ़ किले जाने से मना कर दिया। फिर 6 जून को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने के लिए दोनों का प्रोग्राम था। दोनों घर से एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर केतन का पासपोर्ट उसके बैग में नहीं मिला। पासपोर्ट ना होने की वजह से बाली की यात्रा को कैंसिल करना पड़ा। 14 जून को लोहागढ़ पर ना जाने के मसले को लेकर सिया ने नाराजगी जताई और केतन के परिवार ने दोबारा इस नाराजगी के बाद लोहागढ़ किले जाने की अनुमति दे दी। केतन और सिया लोहागढ़ घूमने गए और वापस भी लौटे। ये वही तारीख है 14 जून की जिस दिन अटेम्प्ट किया गया, पैर भी फिसला, लेकिन पेड़ के सहारे केतन बच गए। उस दिन सांप चिल्लाकर यह पूरा मामला टालने की सिया ने कोशिश की और चेतन प्यार में इस कदर कुछ ऐसा डूबा था केतन कि सब कुछ भूल बैठा। 17 जून को सिया ने दोबारा केतन से लोहागढ़ जाने के लिए कहा और 18 जून को सिया और केतन लोहागढ़ किला के लिए निकल गए। सिया की मां ने केतन की मां से कहा कि केतन किले से गिर गया है और 21 जून को केतन के पिता घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें कुछ शक हुआ और 23 जून को केतन के पिता ने लोनावाला स्टेशन में जाकर इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूछताछ में सिया गोयल ने हत्या की बात को कबूल लिया है।
अब इस मामले में सिया गोयल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के परिवार का भी पक्ष सामने आया है। चेतन के चाचा ने कहा है कि चेतन पूरी तरह से निर्दोष है और सिया उसे इस मामले में फंसा रही है। चेतन कब गया क्या गया हमारे को मालूम ही नहीं। लेकिन जो आरोप हो रहे हैं चेतन के ऊपर अभी सोशल मीडिया पे तो वन साइड कुछ भी बता रहे हैं। हमारे में हम बोलते हैं ना चेतन का उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है। चेतन एकदम निर्दोष है। फंसाया जा रहा है क्या? हाँ, चेतन को ऐसा लग रहा है फंसाया जा रहा है। फिर वो जो आपका कामगार है नीरज कुमार, उसको पुलिस क्यों उठा के लेके गई? उसको उस दिन उसका फोन लेके गया था वो, क्योंकि कस्टमर का फोन आता रहता है दुकान पे। तो उस दिन वो मैं बाहर जा रहा हूँ तो उसका फोन इधर लेके गया, उन्होंने उसका लेके गया। फिर ऐसा क्यों किया उसने? अब क्या क्या हुआ? अभी चेतन अभी रोज हमारा लड़का 3-4 साल से रह रहे, सेठ ने मांगा दे दिया फोन। इन घटनाओं ने डर पैदा कर दिया है, लेकिन एनसीआरबी का एक आंकड़ा सामने आया और सचमुच यह आंकड़ा आपको हैरान करेगा, परेशान करेगा और डराएगा भी। एनसीआरबी ने 2020 से 2024 के बीच पत्नियों के द्वारा पतियों की हत्या का एक आंकड़ा जारी किया है। एनसीआरबी के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच में लगभग 785 पतियों की हत्या पत्नियों के द्वारा किया जाना पाया गया है और इन तमाम हत्याओं के पीछे अवैध संबंध एक सबसे बड़ा कारण था, जबकि संपत्ति विवाद में भी कई पत्नियों ने अपने पतियों को मार डाला। उत्तर प्रदेश में ऐसे 263 मामले सामने आए हैं, जबकि बिहार में 148 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राजस्थान में 115 मामले, जबकि महाराष्ट्र में 136 ऐसे मामले जहां पत्नियों ने अपने पतियों को मार डाला। साथ ही मध्य प्रदेश में 98 और कुल पूरे देश में इन 4 सालों में 785 ऐसी पत्नियां हैं जिन्होंने संपत्ति के लिए, प्रेमी के लिए अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। बात रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के इंटरनेशनल क्राइम की लगातार दिल्ली से लेकर अमेरिका तक और कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक यह गैंग सक्रिय है और लगातार दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। कनाडा का ब्रैम्पटन शहर गोलियों की आवाज से दहल गया। रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे शहर में दहशत फैल गई और वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स ऑटोमेटिक पिस्टल से दनादन फायरिंग कर रहा है। फायरिंग करने वाला शख्स एक कार में बैठा है और यह फायरिंग एक रेस्टोरेंट के सामने की जा रही है। फायरिंग को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट शेयर करके जिम्मेदारी ली गई है। वायरल पोस्ट में खुद को राजा पहलवान बताने वाले शख्स ने दावा किया है कि ब्रैम्पटन के दाल रोटी रेस्टोरेंट के बाहर हुई फायरिंग उसने और उसके एक और साथी ने मिलकर अंजाम दिया है। अब रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग, वायरल पोस्ट में क्या कुछ दावे किए गए हैं जरा वो जान लीजिए। रेस्टोरेंट में काम करने वालों को तनख्वाह नहीं मिलती है, यह आरोप लगाया गया है। रेस्टोरेंट में काम करने वालों में कई भारतीय छात्र शामिल हैं। बार बार इस रेस्टोरेंट के मालिक को इस गैंग के द्वारा समझाया गया है, उसके बावजूद इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों को वो ढंग से और समय पर तनख्वाह नहीं देता है। मुद्दा नहीं सुलझा तो रेस्टोरेंट के मालिक के घर पहुंचेंगे, ये आरोप और ये धमकी दी गई है। पोस्ट में रोहित गोदारा को अपना भाई बताया गया और यह कहा गया है अगर समय पर तनख्वाह नहीं मिली तो इसी तरह से हम फायरिंग करेंगे और अगला निशाना रेस्टोरेंट का मालिक होगा। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं और ऐसी खबर जो इस तारीख में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये जनरेशन कैसी बात कर रही है, खासकर वो जो एमएलए हो। बहुविवाद की परमिशन की बात करने जा रहे हैं और यह मांग हुई है महाराष्ट्र विधानसभा से। यह कहा गया है कि एक शख्स को कई सारी शादियां करने की इजाजत होनी चाहिए और यह मांग भी महायुति के विधायक की तरफ से किया गया है और यह विधायक हैं एनसीपी गुट की सना मलिक। चेहरे को पहचान लीजिए, यह एनसीपी की विधायक है और यह कह रही हैं कि समाज में बैलेंस बिठाने के लिए बहुविवाह मतलब कई सारी शादियां एक शख्स कर ले, उसको यह इजाजत मिलनी चाहिए। नवाब मलिक की ये बेटी हैं, पहले आप इनका बयान सुनिए और फिर पूरा विवाद बताते हैं। क्या पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है। पॉलीगैमी के कोई
रूल्स फॉलो होते हैं, अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब सना मलिक का बयान आया तो विरोध होना आज पहले से तय था और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अपने ही पक्ष के विधायक के विरोध में उतर आए हैं। क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 44 पार्ट 3 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। तो जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध करना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहा है। उसको शरिया कानून इधर लेके आना है, वो तो हम इधर लाने देंगे नहीं। किसी का पाकिस्तान से अब्बा आएगा तो भी उसको नहीं करने देंगे। हम जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, जिस संविधान को हम लोग मानते हैं, जीते हैं, उसमें जो जो लिखा है वो हमारी केंद्र और राज्य की सरकार करने के लिए हम कटिबद्ध है। आज केंद्र में जितने भी कायदे हुए हैं, राज्य में जितने भी कायदे हुए हैं, वो किसी एक धर्म को, एक समाज को नजर में रख के ही ये कायदे नहीं तैयार किए गए हैं। सिर्फ समाज में जो घटक है उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए कायदे तैयार हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी धर्म ग्रंथों को कायदे से जोड़ना ये काफी गलत बात है। अब जब सना मलिक का विरोध उनके ही गठबंधन और उनकी ही सरकार के मंत्री कर रहे हैं तो सना मलिक की सफाई भी सामने आ गई है। अब क्या कुछ कह रही हैं सना मलिक, जरा वो सुन लेते हैं। स्पेसिफिकली मेरा सिर्फ 2 ही उनके साथ आर्ग्यूमेंट था। आर्ग्यूमेंट पहला ये था कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के मुद्दों को उठाया जाए और कोई भी धर्म या समुदाय को महिलाओं के इश्यूज का डायरेक्टली जोड़ा ना जाए। क्योंकि हम भारतीय मुसलमान हैं, संविधान हमें हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट करने का अधिकार देता है और प्रोपोगेट करने के अधिकार से ही मैंने पूरे रेफरेंस दिए कुरान के और कहा कि अगर आप पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहे हैं वो हमें नहीं चलेगा। प्रोपोगेट करते हुए मैंने कहा कि कुरानिक रेफरेंस दीजिए और उसके साथ अगर आपको कोई लॉ लाना है तो वो लाइए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मोस्ट अवेटेड संगठन वाली लिस्ट सामने आ गई है और ये जो लिस्ट है इसे 2027 का ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है और इसी लिस्ट, इसी संगठन के दम पर अब बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है। लंबे इंतजार के बाद कुल 57 पदाधिकारी, जिसमें मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं को छोड़ दिया जाए तो उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। वैसे तो 64 लोगों के नाम का ऐलान किया गया है, लेकिन वो प्रदेश प्रवक्ता और कार्यालय से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस लिस्ट में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का और उसका संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है और इनको किनारे कर दिया जाए तो 57 पदाधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 16 सामान्य जाति के नेताओं की एंट्री हुई है, जबकि 7 ब्राह्मणों को भी इस पूरी संगठन में 57 लोगों में जगह दी गई है। साफ तौर पर 10 साल से संगठन में जमे चेहरों की पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। 6 दलित चेहरों में संगठन में इनको जगह मिली है और संगठन में 25 ओबीसी नेताओं का भारी भरकम उनकी टीम यानी ओबीसी का दबदबा इस लिस्ट में साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर सभी 6 पदों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। टीम में कुल 13 महिलाओं को जगह मिली है और इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें किसी भी बहुत बड़े नेता की सिफारिश और उनके लोगों को तहरीज नहीं दी गई है। अब पंकज चौधरी की टीम में जिन अहम चेहरों को शामिल किया गया है उन्हें भी जरा जान लीजिए, उनकी फोटोज और उनकी डिटेल्स जरा आपको बताते हैं। पूजा पाल, देखिए पूजा पाल को इस संगठन में इस बार जगह मिली है। उनका परिचय यह है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन पूजा पाल समाजवादी पार्टी के विधायक है और लगातार कई मौकों पर विरोध करने के बाद वो पार्टी से बाहर हैं और अब बीजेपी में एक तरह से शामिल हो गई हैं। नीरज सिंह, इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और नीरज सिंह देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। वहीं रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व मंत्री सुरेश राणा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर इस वक्त ताजपोशी की गई है। अब देखिए, ताकत के हिसाब से यूपी बीजेपी के संगठन को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पद की अगर बात करें तो संगठन वाली जो लिस्ट आई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं
इसके अलावा उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं, महामंत्री हैं। लेकिन कौन कितनी ताकत रखता है वो जरा समझाते हैं आपको। इन पदों के नामों पर मत जाइए। देखिए, सबसे पहले अगर ताकत की बात करें तो संगठन का सबसे बड़ा और ताकतवर चेहरा होता है प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद संगठन में बाकी पद होते हैं। लेकिन कौन कौन से पद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं वो जानिए। दूसरा सबसे ताकतवर पद होता है क्षेत्रीय अध्यक्ष का। यह पद पूरे प्रदेश में यानी यूपी को बीजेपी 6 भागों में बांटती है और हर भाग के लिए एक क्षेत्रीय अध्यक्ष का यहां पर चुनाव किया गया है और वो बहुत ताकतवर संगठन में माना जाता है। तीसरा जो पद होता है वो फ्रंटल अध्यक्ष का होता है, जैसे युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो गया, किसान मोर्चा का अध्यक्ष हो गया, महिला मोर्चा का अध्यक्ष हो गया, अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष हो गया, इसके अलावा पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष हो गया। और उसके बाद चौथे नंबर पर बात आती है महामंत्री की। महामंत्री के पद 8 बीजेपी में है और चौथा सबसे ताकतवर संगठन का यह पद है। इसके अलावा 19 उपाध्यक्ष बनाए गए, यह 5वां सबसे ताकतवर पद है और 19 की ही संख्या मंत्रियों की है जो संगठन मंत्री के तौर पर काम करते हैं। और यह पूरा स्ट्रक्चर है जिसके जरिए जो नई वाली लिस्ट आई है उसमें पदों के नाम पर मत जाइए, पदों के अलावा कौन सबसे ज्यादा ताकतवर पद है वो हमने अपने आप से आपको डिकोड करके समझाने की कोशिश की है। अब यूपी बीजेपी के संगठन की ताकत को हमने आपको समझाया, लेकिन अब देखिए कुछ ग्राफिक्स एंड कुछ डिटेल जरा ये जान लीजिए। वो हम एक प्लेट के जरिए आपको समझाने की कोशिश, और संगठन में कौन कितना ताकतवर होता है जरा वो जान लीजिए। यहां पर जो हमने आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में संगठन को 6 भागों में बांटा गया है। 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं और यूपी को 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद अध्यक्ष के बाद जो क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद होता है वो सबसे ज्यादा अहम होता है। अब संगठन में नंबर 3 जो है वो महामंत्री का पद होता है। इसके 8 पद हैं, ताकत के लिहाज से ये तीसरे नंबर पर होता है। संगठन में 4 नंबर पर फ्रंटल अध्यक्ष होता है, जिसे युवा मोर्चा का अध्यक्ष, महिला मोर्चा का अध्यक्ष, पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष, ये तमाम लोग होते हैं। और इसके अलावा संगठन में नंबर 5 पर उपाध्यक्ष का पद होता है, जहां पर 19 पद बनाए गए हैं। ये ताकत के लिहाज से 5वें नंबर पर आते हैं। और संगठन में नंबर 6 पर होता है प्रदेश मंत्री का पद और 19 लोगों को ही प्रदेश में मंत्री बनाया गया है। कुदरत के ऐसे खौफनाक कहर की जिसने आपको यह विजुअल हैरान कर देगा। गोवा का खूबसूरत बीच है, हसीन है, शानदार है और पर्यटकों से गुलजार रहने वाला यह बीच जो कभी सैलानियों की हंसी से गूंजता था, आज वहां सिर्फ चीखे और मातम पसरा हुआ है। कर्नाटक के बीजापुर से अपनी आंखों में समंदर की लहरों का रोमांच समेटने आया एक 33 वर्षीय नौजवान अशफाक मसाली ये नहीं जानता था कि जिस ठंडी चट्टान पर वो बैठ रहा है वही उसकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना बन जाएगी। कर्नाटक के निवासी 33 साल के युवक चट्टान पर बैठकर समंदर की लहरें देख रहा था और एक शख्स उस दौरान उसका वीडियो भी बना रहा है। तभी तेज लहर एक आती है और उसे समंदर में बहा कर ली जाती है। बचाने की कोशिश की गई लेकिन उफनते समंदर में वो डूब गया और बाद में उसका शव बरामद हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक समंदर में गिरने के बाद युवक ने तैरकर किनारे तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन मॉनसून के कारण समंदर में ऊंची और तेज लहरें उठ रही थी, जिससे बाहर निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाया और कुछ देर में वो लहरों के बीच डूब गया। वहां आसपास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब गोवा प्रशासन इस घटना के बाद अलर्ट नजर आया है और पर्यटकों के लिए एक चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी क्या है? चट्टानों के पास अब जाना सख्त तौर पर मना कर दिया गया है। ऊंची लहरों से पर्यटकों को कहा गया कि आप दूरी बनाकर रखिए। समंदर में उतरने से बचने की सलाह दी गई, खासकर तब जब हाई टाइड हो। सुरक्षा नियमों की अनदेखी ना करें और समंदर के किनारे रील बनाने से बचें। समुद्री चट्टानों पर फोटो लेना पूरी तरह से अब वर्जित कर दिया गया है। अब इस घटना ने उन तमाम सैलानियों को एक सीख दी है जो समंदर के किनारे जाने पर, रील बनाने पर, फोटो खिंचवाने पर इस तरह के हरकतें करते हैं और इस तरह का अंजाम उनको भुगतना पड़ता है। खैर, अब खबर बदलते हैं और अब बात करने जा रहे हैं जानलेवा मस्ती की। आपने बात की, लेकिन क्रोध में कुदरत है कहां पर? वेनेजुएला में, जो 5 महीने पहले चर्चा में आया था सत्ता परिवर्तन को लेकर, वह भूकंप का कहर झेल रहा है। 29 सेकेंड, भूकंप के 2 झटके और सब कुछ खत्म। कहीं मौत का मातम है तो कहीं चीख पुकार, तो कहीं मलबे में दबी जिंदगी।
कुदरत के कहर की ये तस्वीरें वेनेजुएला से सामने आई हैं। 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप ने वेनेजुएला के कई इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया। कहीं पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई, तो कहीं इमारत की दीवार किसी के ऊपर गिर गई। किसी ने अपनों को खो दिया, तो कोई अब भी मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहा है। भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। यह आंकड़ा बढ़कर 1 लाख भी पहुंच सकता है और ऐसी भी आशंका जताई जा रही कि मरने वालों का आंकड़ा लगभग 200 के आसपास पहुंच रहा है। अब देखिए, वेनेजुएला में पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और उसके कुछ सेकंड बाद एक और झटका आया जिसकी तीव्रता 7.5 थी। भूकंप के दोनों झटके राजधानी काराकस से करीब 290 किलोमीटर दूर पश्चिम में आए हैं। इसी इलाके में वेनेजुएला की कोई बड़ी तेल रिफाइनरी और कंपनियां भी मौजूद हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों दफ्तरों से निकलकर सड़क पर आ गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई है और पिछले 126 साल का यह सबसे बड़ा और भयानक भूकंप बताया जा रहा है। इससे पहले 1900 साल में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था और भूकंप से वेनेजुएला में उस वक्त भी भीषण तबाही मची थी। भूकंप में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। न्यूज काउंटर में आगे बात, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहां लेकर चलते हैं। पुराने जो विद्यालय थे, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उनके पुनरुद्धार का काम किया जा रहा है। कहीं पे अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा में आमूलचूल सुधार करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये इसलिए जिससे आने वाली पीढ़ी को किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, जब चले तो गौरव के साथ चले कि मैं भी संत कबीर नगर जनपद का वासी हूं, मुझे भी आगे बढ़ने का अधिकार है। मैं भी कह सकता हूं कि हां, मैं भी अपने अधिकार को लेकर के रहूंगा और यह सरकार आपका अधिकार आपको दिलाने के लिए आज आपके द्वार आई है। और उसी क्रम में आज मुझे इन दोनों विधानसभाओं की दिशा से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, कभी 2 बार था। आप गोरखपुर की बेलघाट और खजनी विधानसभाओं में सिकरीगंज की कनेक्टिविटी को देखते कितनी खराब थी। धनकटा कितनी खराब स्थितियां थी। आज तो मैं कहता हूं, आपको लखनऊ जाने के लिए खल्लाबाद जाने की आवश्यकता नहीं। बेलघाट वासियों को लखनऊ जाने के लिए अब सहजनवा जाने की आवश्यकता नहीं, गोरखपुर जाने की आवश्यकता नहीं। सीधे निकले और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ सीधे 2 घंटे में लखनऊ की दूरी। आप सोचो, कोई सोचता था कि लखनऊ 2 घंटे में पहुंच पाएंगे? लेकिन ये संभव हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार आपके पास है और डबल इंजन की सरकार विकास की स्पीड को इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। बहनों और भाइयों, यहां पे विकास की ढेर सारी योजनाओं के बारे में चर्चा हो। मैं पिछले दिनों तामेश्वर नाथ धाम पे भी आया था और मैंने तब भी कहा था, हमारी इच्छा है तामेश्वर नाथ धाम को एक पहचान मिले, वहां कॉरिडोर का निर्माण हो, लोग सहयोग करेंगे, कंपनसेशन भी मिलेगा और अगर आवश्यकता समझेंगे तो उनको जमीन भी आवंटित हो जाएगी। लेकिन अगर कॉरिडोर को दे देंगे तो विकास बहुत तीव्र गति से होगा। जो लोग पूजा करते हैं उनके किसी कार्यक्रम में हमारा हस्तक्षेप नहीं। हमारा हस्तक्षेप तो यह है कि यहां की आस्था के प्रतीक को सम्मान मिले, भव्य स्वरूप हो, कॉरिडोर ऐसे ही विकसित हो जैसे बाबा विश्वनाथ धाम का काशी में हुआ है, जैसे अयोध्या का पुनरुद्धार हुआ है, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आज जो भी जाता है प्रफुल्लित होकर के आता है। यही तो है डबल इंजन की बीजेपी सरकार को समर्थन देने का परिणाम। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज बहनों और भाइयों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं,
ये डबल इंजन की सरकार सुरक्षा भी देना जानती है, सुशासन के लक्ष्यों को भी स्थापित करना जानती है और साथ साथ हर एक नागरिक को उसके कर्तव्यों के साथ जोड़ते हुए उसका अधिकार उसे प्राप्त हो, इसको भी देना जानती है।